नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा झारखंड टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें हम लोग 15-15 प्रश्न को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हम लोग देखेंगे अगले 15 प्रश्न को, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड टीजीटी में। और आज कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हिला कर रख देगा, दिल और दिमाग दोनों को। ठीक है, तो कौन कौन से वैसे प्रश्न हैं हम लोग आने वाले टाइम में भी देखेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूछा है। ठीक है, तो सालतेरो कांगरी है, कामेट है, कंचनजंगा है और नंदा देवी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंचनजंगा, जो कि 8,598 मीटर 8,598 मीटर ऊंची है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकेट और कार्बोनेट खनिजों को प्रभावित करने वाली रसायनों से होने वाले अपक्षय प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। सिलिकेट और कार्बोनेट खनिजों को प्रभावित करने वाली रसायनों से होने वाली अपक्षय प्रक्रिया, यानी सिलिकेट और कार्बोनेट खनिज जो है, इसको कौन से रसायन प्रभावित करते हैं, और जो रसायन प्रभावित करते हैं उससे होने वाली जो अपक्षय की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? जलीय विश्लेषण, विद्युत अपघटन, अपपर्पण और लवणीय क्रिस्टल वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जलीय विश्लेषण। ठीक है, हाइड्रोलिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ों जो चारों ओर की सैल पर दबाव डालती है, अंत में जड़ें बढ़कर सैलों को तोड़ देती है, यह किसका उदाहरण है? जलयोजन का, कार्बोनेशन का, रासायनिक अपक्षय का या भौतिक अपक्षय का? तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भौतिक अपक्षय, यानी फिजिकल वेदरिंग। क्या होता है फिजिकल वेदरिंग? हम लोग किसे कहेंगे फिजिकल वेदरिंग? तो ऐसा वेदरिंग या ऐसा अपक्षय जिसमें रासायनिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसे प्रक्रिया में, इस प्रकार की प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रम या प्रक्रिया नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें भौतिक अपक्षय जिसमें ताप हो गया, ठीक है, और दाब यानी हीट और प्रेशर के द्वारा अगर कोई चट्टान ब्रेक होता है, टूटता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब सपोज दैट कोई पत्थर है या कोई चट्टान है और उस चट्टान में जो चिड़िया है वो बीट कर दी। ठीक है, अब बीट करने के बाद क्या हुआ कि उसमें एक पौधा उगा और ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसका जड़ जो है वो, ये जो रॉक है, चट्टान है, इसके दोनों तरफ वो फैल गया। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पेड़ का जो रूट है, जड़ है, ये जकड़ लेगा चट्टान को और अंततः इसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो दोनों तरफ से जब दाब पड़ेगा, दबाव, प्रेशर पड़ेगा, तो चट्टान ब्रेक हो जाएगा। अब इसका जो रासायनिक स्ट्रक्चर है, यानी जो केमिकल इसका कंपोजिशन है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें रासायनिक बदलाव नहीं होता है, केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो नहीं होते हैं, तो ऐसे वेदरिंग को हम लोग फिजिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न वही था कि दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ों जो चारों ओर से सैल पर दबाव डालती है और अंत में जड़ें बड़ा होकर सैलों को तोड़ देती है, ये फिजिकल वेदरिंग का एक एग्जाम्पल है। ओके,
नेक्स्ट है अपघर्षण, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं। यह क्या है? सॉरी, अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं। यह है क्या? तो भौतिक अपक्षय में द्वितीय प्रक्रिया, रासायनिक अपक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया, रासायनिक अपक्षय में द्वितीयक प्रक्रिया, या भौतिकीय अपक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया। तो जो अपवर्षण है, अपघर्षण जो है, एब्रिएशन जो है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फिजिकल वेदरिंग होता है उसका प्राइमरी प्रोसेस है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग का प्राइमरी प्रोसेस है अपघर्षण। ओके, हम लोग इसको भी समझते हैं। सपोज कोई हिमानीकृत क्षेत्रों में या ग्लेशियर रीजन में कोई बेड रॉक है। ठीक है, अब ऊपर से क्या हुआ कि ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं। अब मूव करते करते क्या होगा, अपने साथ जो रगड़ कर ग्लेशियर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो अपने साथ छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े या कण को अपने साथ ले जाएगा। और यही छोटे छोटे कण जो आपस में रगड़ खाते हैं और टूटते चले जाते हैं, ब्रेकडाउन होते चले जाते हैं, यही कहलाता है आपका एब्रिएशन। ठीक है, अपघर्षण। तो ये प्राइमरी प्रोसेस है। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भौतिक अपक्षय में मिट्टी और सैलों का वायुमंडलीय अवस्थाओं जैसे जल, दबाव, बर्फ और ताप के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के कारण अवखंडन होना शामिल है। इसे यह भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए फिजिकल वेदरिंग की बात हो रही है। अब इसमें फिजिकल वेदरिंग में मिट्टी और जो रॉक है उसका वायुमंडलीय अवस्थाओं जैसे जल, दबाव, बर्फ और ताप के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के कारण अवखंडन होना शामिल है। इसे क्या कहते हैं? यानी प्रत्यक्ष रूप से जब जल के कारण, प्रेशर दबाव के कारण, ताप के कारण या बर्फ के कारण जब डायरेक्टली एकदम प्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और चट्टानों में अवखंडन होने लगता है, टूट फूटने लगता है और एक अलग शेप का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग आंतरिक अपक्षय कहते हैं, मैकेनिकल या मैकेनिज्म वेदरिंग कहते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका आंतरिक अपक्षय हो जाएगा। देखिए ये है आपका आंतरिक अपक्षय का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो रॉक है, ये रॉक कभी इस टाइप का रहा होगा, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा, रेनफॉल का इफेक्ट पड़ा, प्रेशर का इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण इसका जो शेप है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और जब डायरेक्टली इफेक्ट दिखे, ठीक है, ताप का, दाब का, तो ऐसे में जो अपक्षय कहलाता है वो आंतरिक अपक्षय कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है और आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, किन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय है? किन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय है? मेरे हिसाब से शायद आपने पहली बार ये सुन रहा होगा, ऊष्मीय दबाव अपक्षय। ठीक है, क्या है इसके बारे में बताना है। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर हमसे पूछेगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। पठारीय क्षेत्र में ऊष्मीय दबाव अपक्षय अधिक होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि पठारी प्रदेश या पठारी क्षेत्र नहीं होगा तो क्या होगा करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, समुद्र की दीवार पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह के पत्थर नमक से होने वाले अपक्षय का उदाहरण है, जिसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन को समझिएगा और नहीं तो आपको हवा दुआ कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, समुद्र की दीवार पर यानी जो सी लेवल है ठीक है, ये सी लेवल है। अब इसके दीवार पर यानी इसमें जो रॉक है, ठीक है, तो इसके रॉक में मधुमक्खी के छत्ते की तरह पत्थर नमक से होने वाली अपक्षय का उदाहरण देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हैं? जलीय विश्लेषण, सीटिंग, टाफोनी या फिर रोड़ी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीटिंग।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपके अनुसार क्या होगा करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो ऑथेंटिक है वो हमें भी नहीं मिला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में सूती वस्त्र मिल का प्रकार नहीं है। अब देखिए क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। सूती वस्त्र का जो मिल होता है उसका प्रकार पूछा है। तो जो सूती वस्त्र के मिल का प्रकार जो होता है वो तीन ही प्रकार के होते हैं। एक कर्तन मिल होता है जिसको स्पिनिंग मिल कहते हैं, जिसमें धागा का उसमें स्पिन किया जाता है घुमाकर उससे धागा बनाया जाता है। दूसरा है बुनाई मिल, जब धागा बन जाता है तो उसका बुनाई किया जाता है। और तीसरा है कंपोजिट मिल, जब बुनाई हो जाता है तो उसके बाद इसको अलग अलग डिजाइन से तैयार करने के लिए कंपोजिट मिल की आवश्यकता होती है। तो स्पिनिंग मिल कंपोजिट मिल और एक बुनाई मिल, ये तीनों होते हैं, लेकिन फेंटने की मिल ऐसी कोई मिल नहीं होती है सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तीन टफ क्वेश्चंस के बाद एक इजी क्वेश्चन आया है। तो पटना, रांची, अहमदाबाद और कोलकाता। तो आपको पता होगा कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र का उत्पादन और निर्यात सबसे अधिक अहमदाबाद से ही होता है, तो इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। दक्षिणी क्षेत्र पूछा है, तो कन्याकुमारी, मैसूर, कोयम्बटूर या हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। ठीक है, दक्षिणी भारत में सबसे बड़ा जो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है वो कोयम्बटूर है। जब आप पढ़िएगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो आपको उसमें देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे याद है कि हमने सूती वस्त्र उद्योग का उसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा। आपको सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जानने को और सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कारक सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केवल कच्चे सूत की उपलब्धता, कच्चा सूत, बाजार परिवहन की उपलब्धता, केवल बाजार या केवल परिवहन। तो आपको पता होगा कि जो अल्फ्रेड वेबर का जो एक थ्योरी था इंडस्ट्रियल लोकेशन, उसमें तो आपको किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए, कच्चा माल। तो कच्चा सूत तो मिल गया। अब कच्चा माल से आप प्रोडक्ट तैयार कर लीजिएगा, इसको कहीं बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए होगा। ठीक है, अब मार्केट में जाने के लिए आपको रास्ता चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो पहला है रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल, दूसरा है मार्केट और तीसरा है ट्रांसपोर्ट। ये तीनों किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन होता है। अगर कहीं रॉ मटेरियल नहीं है तो हो सकता है उस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है वो डेवलप ना हो। तो एक इंडस्ट्री के डेवलप होने के लिए रॉ मटेरियल, मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पश्चिमी क्षेत्र में एक अग्रणी सूती वस्त्र वितरण केंद्र है। अब देखिए क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग से कितने का सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा पश्चिमी क्षेत्र पूछ रहा है में एक अग्रणी सूती वस्त्र वितरण केंद्र है। तो पणजी, भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़। आपको पता होगा पणजी गोवा की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और ये चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी। ठीक है, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा सूती वस्त्र का वितरण का जो केंद्र है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये डाटा पुराना है, चूंकि 2016 में एग्जाम हुआ था 17 में, तो उस समय 2012-13 के अनुसार पूछा गया था। ठीक है, तो वर्ष 2012-13 के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य पूछा है। ठीक है, तो राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। इसका ऑथेंटिक आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
अब जापान में समुद्री फैनी को सुखाया जाता है, पट्टियों के रूप में काटा जाता है और एक नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है। जापान में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जापान में इक्का कहा जाता है। ठीक है, तो जापान में समुद्री फैनी को सुखाया जाता है, पट्टियों के रूप में काटा जाता है और नमकीन और चबाने के लिए स्नैक्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसे जापान में इक्का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का कौन सा बंदरगाह पर सबसे अधिक रूसी केकड़े का जहाज आए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान की कौन सी बंदरगाह पर सबसे अधिक रूसी केकड़ा के जहाज आए हैं? तो ऑप्शन है मोबेत्सु, दायपोरी, निगम्बो और मेरक। तो करेक्ट आंसर ए है मोबेत्सु। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी में पाई जाने वाली एक छोटी जापानी मछली को लकड़ी और पत्थर से बने याना नामक छोटे बांध का प्रयोग करके पकड़ा जाता है, जिसे कहते हैं इक्का, टैको, आयु या सेक। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका भी आंसर हमें ऑथेंटिक नहीं मिल पाया है। अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और यही था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आई होप कि ये सेशन आपको झारखंड टीजीटी के एग्ज़ाम के पैटर्न को और क्वेश्चंस के लेवल को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। किस तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं और कुछ बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, अगर आप डीपली स्टडी नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बन सकते। ठीक है, और ना ही आपके पास मेरे हिसाब से वो बुक अवेलेबल होगा जिसमें ये सारा कंटेंट जो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा जिसका आंसर नहीं मिल पाया ऑथेंटिक, वो बुक में पॉसिबल नहीं है कि किसी एक बुक में आपको मिल जाए। अगर मिले तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।